और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाल टोपी वाले बयान के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी में घमासान छिड़ चुका है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस वार के बाद एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या पलटवार किया है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। योगी और अखिलेश में तकरार। योगी के बयान पर अखिलेश का पलटवार। लाल टोपी पर क्यों घमासान? उत्तर प्रदेश में लाल टोपी को लेकर घमासान तेज हो गया है। सीएम योगी के लाल टोपी वाले बयान पर अखिलेश ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि टोपी उनके काम आ सकती है जिनके बाल ना हो। अखिलेश ने कहा कि कभी कभी कुछ लोगों को सदमा लगता है और कुछ लोगों को लाल रंग सबसे ज्यादा दिखता है। अखिलेश यादव ने कहा कि लाल रंग इमोशन का है, हमारे सीएम इमोशन नहीं समझते। जो काले रंग की टोपी पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा, इसलिए काले पे बहस नहीं कर रहे हम। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का है। हमारी देवियों के जितने कार्यक्रम संपन्न होते हैं, दुर्गा माँ का लाल रंग, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, लाल रंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आखिर क्या नाराजगी क्या है? इसीलिए मैंने कहा ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है। दरअसल सीएम योगी ने गुरुवार को कानपुर में अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। सीएम ने कहा था कि सपा वालों का काले कारनामों से इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी वाले लोग काले कारनामों के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन अब कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ये यूपी तय करता है। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। फिलहाल सीएम योगी के लाल टोपी वाले बयान से सूबे की सियासत तेज हो गई है। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव है। ये उपचुनाव दोनों बीजेपी और एसपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। खासकर लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के चलते उपचुनाव में सीएम योगी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे में दोनों तरफ से बयानबाजी हमले तेज हो गए हैं। प्रयागराज के जामिया हमीदिया मदरसे में नोट छापने के रैकेट का खुलासा होने के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रिंसिपल समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को इस बात का शक है यहाँ पर कि ये मदरसे को फंडिंग बाहर से होती है। देखिए इस रिपोर्ट को। मदरसे की आड़ में नापाक धंधा। मदरसे में नकली नोट का टकसाल। प्रयागराज के मदरसे में छप रहा था नकली नोट। अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मदरसे के अंदर नापाक साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। आरोप है कि प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे में नकली नोट छापने की फैक्ट्री चल रही थी। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम मदरसे के उस कमरे तक पहुंची जहां बैठकर नकली नोटों की छपाई होती थी। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या जो आरोपी थे वो कहां पर बैठकर नकली नोट की छपाई करते थे, कहां पर प्रिंटर सारे लगे थे, कहां पर नकली नोट को बकायदे उसकी सीरीज बनाई जाती थी, कैसे छपाई होती थी, ये सब कुछ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो जो बताया ये जा रहा है हमें कि जो नकली नोट की छपाई होती थी वो फर्स्ट फ्लोर पे होती थी, यानी जैसे ही आप यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से आप बढ़ेंगे तो ये लोहे का गेट है और इसके बाद ये सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों से जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ पर 2 या 3 कमरे बताए जा रहे हैं वो बने थे और इन्हीं कमरों में बैठकर जो आरोपी शिक्षक था, जो प्रिंसिपल था, वो इस पूरी वारदात को अंजाम देता था। देखिए जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं, लोहे की एक मजबूत जाली है
और फिलहाल इस घटना के सामने आने के बाद से हालांकि इसको सील कर दिया गया, हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये लोहे का एक दरवाजा है। कहा यह जा रहा है कि इसी कमरे में बैठकर जो आरोपी प्रिंसिपल था वो अपने जो साथी हैं उनके साथ इस खेल को अंजाम देता था। पुलिस ने यहाँ से जो तमाम उपकरण हैं वो बरामद किए हैं और फिलहाल इस पूरे ऊपरी परिसर को सील कर दिया गया है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने जब मदरसे पर छापेमारी की तो पुलिस की आंख फटी की फटी रह गई। मौके से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद, 1,30,000 रुपए के नकली नोट, मदरसे से नोट छापने वाली मशीन जब्त, लैपटॉप, स्कैनर और प्रिंटर भी बरामद। बताया जा रहा है कि यहाँ सिर्फ 100 रुपए के ही नोट छापे जा रहे थे ताकि इन नोटों को आसानी से बाजार में खपाया जा सके। फिलहाल पुलिस का जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि इस रैकेट के जो तार हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश या प्रयागराज ही नहीं बल्कि देश के जो दूसरे सूबे हैं उनसे भी जुड़े हो सकते हैं, या हो सकता है कि जो इसके तार हैं वो सीमा पार दूसरे देशों से भी हो सकते हैं। और यही कारण है कि पुलिस के साथ साथ अब जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं वो भी इस मामले की जांच में जुट गई हैं और अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जांच आगे बढ़ती है और क्या कुछ सामने निकल कर आता है। तो वहीं इस सनसनीखेज खुलासे के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासत भी तेज हो गई है। देखिए, मदरसों की गतिविधियां हमेशा संदिग्ध रही हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ राष्ट्रवादी काम हो रहा। ये गलत गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहे हैं मदरसे। इसीलिए भाजपा सरकार ने मदरसों की गतिविधियों पर निगरानी करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए, उनकी जो अनैतिक और असामाजिक गतिविधियों पर निगरानी करने के लिए उनकी जांच कराने का काम किया था। तो ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है कि जो गड़बड़ मिली हो। जो नेटवर्क है उसको बस्ट करने की जरूरत है, चाहे वो यहां से हो, कागज कहां से आ रहा है, फिर ये कितने लाख करोड़ रुपए इन लोगों ने सप्लाई किया है, कौन कौन उसका बायर है। तो लॉ एंड ऑर्डर हर तरह से उत्तर प्रदेश में बदहाल है और इतना बड़ा जुर्म चल रहा है, प्रयागराज पुलिस को मालूम ही नहीं है। जगह कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। पुलिस ने मदरसे के प्रिंसिपल समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि योगी सरकार अब एक्शन की तैयारी में है। मदरसे का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है, साथ ही मदरसे पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर आज से केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की बैठक शुरू होने जा रही है। 3 दिन संघ की समन्वय बैठक चलेगी। देश के कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में 320 कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी संघ की इस बैठक में शामिल होने के लिए केरल के पलक्कड़ में मौजूद होंगे। तो ये बड़ी खबर, देश के कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर के चर्चा होने वाली है। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहेंगे और इस बैठक में 320 कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल होंगे। तो आरएसएस की ये बड़ी बैठक कई मायनों में बेहद अहम है। कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। 3 दिन तक संघ की ये समन्वय बैठक केरल के पलक्कड़ में इस बार आयोजित की गई है। संघ में प्रमुख मोहन भागवत भी रहेंगे और इसके अलावा संघ के तमाम कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे। 320 कार्यकर्ता इसमें हिस्सा लेंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। और एक और अच्छी और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज देश को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 3 और नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात आज देने वाले हैं। जहां दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी की नई सौगात से मेरठ सिटी लखनऊ वंदे भारत में लगभग 1 घंटा, चेन्नई और साथ ही एगमोर नागरकोइल वंदे भारत से 2 घंटे और मदुरई बेंगलोर वंदे भारत से यात्रा समय में 1.5 घंटे की बचत होगी। तो दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सौगात मिलने वाली है और आज 3 नई वंदे भारत ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे हरी झंडी दिखाने वाले हैं। जो रूट्स है वो हम आपको बता रहे हैं, जहां मेरठ सिटी से लखनऊ, इसके अलावा चेन्नई एगमोर से नागरकोइल और मदुरई बंगलुरु, इस रूट पर ये 3 वंदे भारत ट्रेन चलेंगी और इन तमाम ट्रेनों के चलने से जो यात्रा का वक्त अभी तक लगता आया है उसमें कमी आएगी और लोग अपनी यात्रा जल्द पूरी कर पाएंगे इन रूट्स पर।
तो ये बड़ी खबर, आज देश को 3 और नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है। लोगों को ट्रैवलिंग में बहुत सहूलियत मिलेगी, वक्त लोगों का बचेगा। प्रधानमंत्री आज 3 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। एक बड़ी खबर बिहार के जहानाबाद से, जहां शराब तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। रसगुल्ला बनाया जा रहा था इस फैक्ट्री में और वहां शराब तस्करी की जा रही थी। 328 लीटर अंग्रेजी शराब मौके से जब्त की गई है। साथ ही 648 लीटर बियर भी बरामद की गई है। शराब की खेप लाने वाली पिकअप वैन जब्त कर ली गई। जब्त शराब की कीमत लाखों में है। जहां रसगुल्ला बनाने की आड़ में इस फैक्ट्री में शराब तस्करी किया जा रहा था, जिसका खुलासा हो गया है और अब पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन इस मामले को लेकर कर रही है। 328 लीटर अंग्रेजी शराब और साथ ही 648 लीटर बियर को बरामद किया गया है। लाखों की कीमत में ये शराब जब्त की गई है। बिहार के सिवान की बात करेंगे, जहां पर महावीर अखाड़ा जुलूस के दौरान जम करके बवाल हो गया। पुलिस की टीम पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। और आपको सीधा दिखाते हैं सिवान के उस गांव से तस्वीरें, जहां पुलिस की टीम पर यह हमला हुआ है। ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट को देखिए आप। आधी रात में डीएम और एसपी फ्लैग मार्च कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। तस्वीरें बिहार के सिवान की हैं, जहां महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया है। इस दौरान उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा। उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर पथराव किया और हुसैनगंज बीडीओ की गाड़ी को भी जला दिया। कुछ समझदार व्यक्ति थे, वो चाहते थे कि रोड जाम नहीं हो, बाधित नहीं किया जाए, लेकिन इसी क्रम में कुछ उपद्रवी तत्वों ने निकट से कहीं से ईंट पत्थर इत्यादि से पुलिस बल पे हमला किया, जिससे पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई। इसके बाद जब और पदाधिकारी और फोर्स वहां पर पहुंचे तो कुछ टाइम बाद उन्होंने और भी कुछ क्षति पहुंचाई। कुछ आने जाने वाले लोगों के साथ, राहगीरों के साथ भी मारपीट की, कुछ वाहनों को क्षति पहुंचाई। ये सनसनीखेज मामला सिवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हथौड़ा गांव का है। बताया जा रहा है कि महावीरी मेले का जुलूस निकल रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर पुलिस और लोगों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद जुलूस में शामिल लोग भड़क गए और पुलिस पर ईंट और पत्थर फेंकने लगे। ऐसे में हुड़दंगियों को शांत करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना में बीडीओ का ड्राइवर और 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। इस घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर डीएम मुकुल कुमार गुप्ता और एसपी अमितेश कुमार दल बल के साथ गांव में पहुंचे और फ्लैग मार्च किया। पुलिस का कहना है कि अखाड़ा रूट को लेकर विवाद हुआ है, जिसके बाद लोगों ने सड़क को जाम कर दिया था। एसपी का कहना है कि फिलहाल इलाके में शांति है, मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कुल कितनी क्षति हुई है निजी वाहनों की और सरकारी संपत्ति की, उसका आकलन अभी किया जा रहा है और हम लोगों ने कई सस्पेक्ट्स को डिटेन किया है, उसका भी हम लोग आकलन कर रहे हैं। जो इस घटना में संलिप्त होंगे उन पे न्यायिक अभिरक्षा में उनको भेजा जाएगा और अन्य लोगों से पूछताछ की जाएगी। जिनकी संलिप्तता नहीं पाई जाएगी उनको छोड़ा जाएगा। वर्तमान में ये 3 टोले जो इसमें पूरे इन्वॉल्व थे, इस सभी में हम लोगों ने एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज किया है। पूरी भारी संख्या में पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट तैनात है और ये तैनाती बरकरार रहेगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में तेजी के साथ डायरिया पैर पसार रहा है। हालात ये है कि दूषित पानी की वजह से दर्जनों लोग डायरिया का शिकार हो गए हैं। जहां अब इलाके के लोग खौफ में हैं। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में डायरिया के प्रकोप से लोग खौफ में हैं। डायरिया की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मची है। मामला रामगढ़ जिले के ओंगना गांव का है। यहां करीब 1 हफ्ते से ग्रामीणों में उल्टी और दस्त की शिकायत आ रही है। धर्मजयगढ़ के ओंगना गांव में डायरिया के हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। धर्मजयगढ़ जनपद और सिविल हॉस्पिटल से सटे करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव ओंगना में डायरिया ने खलबली मचा दी है। गांव में लगातार उल्टी दस्त से ग्रसित ग्रामीण सामने आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक भारी चुनौती बन गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव में शिविर लगाकर उपचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग दावे तो बड़े बड़े कर रहा है, लेकिन ये तस्वीरें खस्ता स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। गांव में डायरिया के दर्जनों मरीज हैं, लेकिन बेड महज 3 हैं और तो और कैंप में बिजली की व्यवस्था भी नहीं है, जिस वजह से मोमबत्ती का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ पे 3 बेड लगा है सर, और मरीज एक आई हुई है फिर से,
और उनके लिए बेड नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, पेचिस का समस्या है सर, और यहाँ पे तो बेड नहीं है, और यहाँ पे बहुत दिक्कत है सर। लाइट भी नहीं है सर, लाइट की प्रॉब्लम है, इमरजेंसी लाइट भी नहीं है, कुछ नहीं है सर। मोमबत्ती से फिलहाल अभी काम चला रहे हैं हम लोग। तो क्या क्या व्यवस्था हुआ है यहाँ पे? सर व्यवस्था तो नहीं है सर अभी। रात को जैसे मरीज ज्यादा आ जाते हैं, 2-4 मरीज, तब यहाँ पे क्या होगा? सर 2-4 मरीज जाएंगे तो 3 ही तो बेड है सर, 3 बेड में कैसे होगा? इसीलिए तो अभी अगर हो सके तो स्वास्थ्य विभाग से अगर और बेड का व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा है सर अभी, लेकिन अभी तो हुआ नहीं है। गांव में लाइट की समस्या है, ऐसे में मोमबत्ती के सहारे उपचार किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि 77 साल बाद भी गांव की हालत कैसी है। ये तस्वीर उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो इसी कमरे में रहकर देश की पॉलिसी बनाते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर गुजरात से, जहां पर बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है और अभी भी फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सैलानियों का रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर नजर आया है, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। जेसीबी के जरिए फंसे हुए लोगों को निकाला गया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जबरदस्त वहां मंजर ऐसा देखा जा रहा है कि लोगों की जिंदगियां प्रभावित हुई हैं। बाढ़ के दौरान एक होटल में विदेशी सैलानी फंसे हुए थे, जेसीबी के जरिए उनका रेस्क्यू किया गया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गुजरात में लगातार नॉनस्टॉप बारिश हो रही है, जिस वजह से मुश्किलें लोगों की बढ़ी हुई हैं। वडोदरा में सैलानियों का रेस्क्यू ऑपरेशन का ये तस्वीर आप देखिए, जेसीबी के जरिए फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो कि नोएडा से है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिससे एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। सेक्टर 24 और सेक्टर 39 पुलिस टीम के साथ इन बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। बदमाश लूटपाट की घटनाओं में शामिल रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है। पुलिस पर बदमाशों ने पहले फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। तो बड़ी खबर, नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। केटीएम बाइक पर 3 लड़के पकड़े गए थे संदिग्ध, और जिनसे गहन पूछताछ की गई और तलाशी ली गई तो उनके पास से तमंचा बरामद हुआ था, चाकू बरामद हुआ था, 10,000 रुपए बरामद हुए थे। और इनके द्वारा यह कबूला गया कि इनके द्वारा भी मोरना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले एक चेन स्नैचिंग की घटना कारित की गई थी और ये शातिर लुटेरे हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी है, दिल्ली में मुकदमे पंजीकृत हैं इनके विरुद्ध। ये सब तीनों दिल्ली के रहने वाले हैं। गहन पूछताछ से, कड़ाई से पूछताछ पर इनके द्वारा यह भी बताया गया कि अभी सेक्टर 42 थाना क्षेत्र में एक चेन स्नैचिंग की घटना जो कुछ दिनों पहले हुई थी, वो भी इनके गैंग के द्वारा की गई थी। और अन्य घटनाएं भी इनके द्वारा बताई गई, जिनका सामान इनके द्वारा बताया गया कि जो थाना क्षेत्र सेक्टर 39 का 42 का जंगल है, वहां पर छिपा के रखा गया है। गौतम के द्वारा बताए गए इस बात पर सामान की बरामदगी के लिए थाना सेक्टर 39 और थाना 24 की पुलिस संयुक्त टीम वहां बरामदगी के लिए गई हुई थी, जहां पर कि गौतम के द्वारा जो बैग छुपाया गया था, उस बैग के अंदर रखे गए तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश गौतम को चिकित्सा हेतु भिजवा दिया गया है अस्पताल में। मौके से जो बरामदगी हुई उसमें बैग के अंदर रखे हुए कुछ मोबाइल जो कि लूट और चोरी के हैं। इसके अतिरिक्त उसमें एक तमंचा जो घटना में प्रयुक्त हुआ, कारतूस बरामद हुआ है। पूछताछ से यह भी ज्ञात हुआ कि इस बीच पूरे गैंग में जो अभी कुछ अभियुक्त बचे हुए हैं, और इनके द्वारा यह बताया गया कि इनके पास केटीएम बाइक और भी है, जिसकी तलाशी, जिसकी बरामदगी और अभियुक्तों की शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी 3 टीमें कार्य कर रही हैं। आधा हिंदुस्तान मानसून की मार झेलने को मजबूर है और इस बीच जो जानवर हैं वो रिहायशी इलाकों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। यह डलहौजी और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बेहद अनोखी तस्वीर सामने आई है, आपको भी दिखाते हैं। रिहायशी इलाके में सीढ़ियों से भालू उतरता है और बड़े आराम से दीवार फांदकर जंगल की ओर चला जाता है, तो वहीं एक दूसरा छोटू भालू पेड़ पर लटका हुआ है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट स्टेशन डलहौजी की हैं। यहाँ एक होटल में भालू अपने बच्चे के साथ आ गया, सीढ़ियों पर चहलकदमी करता दिखा। बारिश के दिनों में जंगली जानवर लगातार शहरों का रुख कर रहे हैं। एक दिन पहले छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी कलेक्ट्रेट दफ्तर की छत पर भालू दिखा था। अब यूपी के पीलीभीत से आई इन तस्वीरों को देखिए। रात का वक्त है और सड़क किनारे गन्ने के खेत में एक तेंदुआ शिकार की तलाश में है। जैसे ही उस पर टॉर्च की रोशनी पड़ी, दौड़कर फसलों के बीच छिप गया। आबादी वाले इलाके में तेंदुए की एंट्री से आसपास के गांव में दहशत है। पहले से यूपी के बहराइच में भेड़िए के आतंक से लोग खौफजदा हैं।
और अब तेंदुए ने पीलीभीत के लोगों की रातों की नींद हराम कर दी है। इस बीच आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने टाइम्स ऑफ भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि 160 किलोमीटर लंबी यात्रा निकालने की तैयारी में हम जुटे हुए हैं। तो जात पात के खिलाफ उनकी यात्रा होगी। टाइम्स ऑफ भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भेदभाव और जात पात को जड़ से मिटाना है। यात्रा में हम सबको साथ लेकर चलेंगे। बता रहे हैं इस यात्रा की तैयारियों में बाबा बागेश्वर जुड़े हुए हैं और टाइम्स ऑफ भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भेदभाव और जात पात को जड़ से मिटाना है। यात्रा में हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बाबा बागेश्वर उन्हें कहा जाता है, लेकिन उनका नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में उन्होंने सनातन का पताका लहराया हुआ है। अभी अभी आप बहुत सारे देशों में घूम कर आए हैं, लेकिन एक यात्रा आप निकालने वाले हैं, 160 किलोमीटर लंबी यात्रा। ये यात्रा किस तरीके की है, क्या है ये यात्रा और इसका उद्देश्य क्या है? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। भारत हमारा अद्भुत है और इस भारत देश में भारत को, बढ़ते हुए भारत को सबसे बड़ी दिक्कत है वो है जात पात और भेदभाव। हम लोग मंदिरों के बाहर लिख देते हैं कि जूता चप्पल बाहर निकाल करके आई, पर हमारी नज़र अलग है। हम चाहते हैं कि जूता चप्पल तो बाहर रख कर के आइए, पर कृपा करके जात पात भी बाहर रख कर के आइए। इसी को दृष्टिकोण में हमने रखते हुए एक विचार किया है कि हम भारत के लिए कर क्या रहे। पर्चा बनाना, चमत्कार दिखाना, हिंदू हिंदू करना, शायद इससे इस देश का भला नहीं होगा। इसके लिए और कुछ भी करना पड़ेगा। ये देश यात्राओं का देश है, इसलिए हमने विचार किया कि जो बिछड़े और पिछड़े लोग हैं, जो हमसे मिल नहीं पाते, जिनके पास जो हम तक पहुंच नहीं पाते, अब हम गांव-गांव जाकर के उन तक पहुंचेंगे, उनको गले लगाएंगे। और जो जात पात और भेदभाव का सबसे बड़ा जहर है, पॉइजन है, रोग है, कुष्ठ रोग है, इसको मिटा करके हमने इसलिए प्रण लिया, संकल्प और नारा दिया, भेदभाव और जात पात को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। तो भारत को बढ़ाने के लिए और भारत को भव्य बनाने के लिए जात पात को मिटाना, और इसके लिए कोई जब तक पिछड़े और बिछड़े लोगों तक नहीं पहुंचेगा तब तक यह यात्रा संपन्न नहीं होगी। तो संकल्प बालाजी की प्रेरणा से उठा, एक देश में सबसे बड़ी क्रांति होगी, इस देश में सबसे बड़ा यह उदाहरण होगा और सनातन संस्कृति हमारी सबको लेकर चलने वाली है। असम सरकार ने एक बार फिर से एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल विधानसभा में विधायकों और कर्मचारियों को 2 घंटे जो जुमे की नमाज के लिए छुट्टी मिला करती थी, उसे अभी बंद कर दिया गया है। जी हाँ, सरकार के इस फैसले का विपक्ष हालांकि विरोध कर रहा है। दिखाते हैं आपको पूरा मामला क्या है। असम के हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रही है। अब असम विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे की छुट्टी नहीं मिलेगी। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह प्रथा मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने 1937 में शुरू की थी। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। असम सरकार के इस फैसले को लेकर AIUDF के विधायक अनामिका मुजीबुर रहमान ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर अटैक किया है। इस्लामिक कहीं नाम रहने से उसका तकलीफ होता है, तो आपका आज जो किया है ये हमारा दिमाग से लगता है। इसको बोलता है लास्ट कम्युनलिज्म का। आपको जो क्या बोलते हैं आप लोग, ये तो कम्युनलिज्म होता है ना, जो आपका जो होता है सांप्रदायिकता, ये लास्ट जो होता है ना, नीचे जितना है नीचे तक चला गया। असम सरकार के इस फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। विपक्ष के कई नेताओं ने असम सरकार के इस फैसले पर विरोध जताया है। आरजेडी के साथ साथ केंद्र में जेडीयू की सहयोगी पार्टी भी असम सरकार के इस विवादित फैसले के खिलाफ आवाज उठा रही है। तो असम के जो मुख्यमंत्री वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी CA NRC का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को, ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत, घृणा पैदा कराना चाहते हैं। अरे मूल विषय यह है कि देश के संविधान की प्रस्तावना को पढ़िए। राज्य का मुख्यमंत्री होना अलग है,
हर धर्म और जाति समूह को अपनी परंपराएं कायम रखने का अधिकार है। तो बजरंगबली थाना में नहीं मिलना चाहिए, विभिन्न थानों में मिलते हैं, पुलिस मुख्यालय में भी नजर आते हैं। और माँ कामाख्या का मंदिर है गुवाहाटी में, संभवतः वहीं के ये स्थानीय विधायक हैं। तो माँ कामाख्या का तो पट खुलता है जब बलि होता है, तब तो बलि प्रथा पर रोक लगा दीजिएगा। हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय में तो यह है कि जरा बलि प्रथा पर रोक लगाइए तो हाहाकार मच जाता है वहाँ। हेमंता बिस्वा जब से असम के मुख्यमंत्री बने हैं इसी तरह के विवादित फैसले लेते रहे हैं, लेकिन इस बार उनके फैसले के खिलाफ न केवल विरोधी पार्टी बल्कि केंद्र में बीजेपी के सहयोगी दल भी उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना अहम होगा कि वो अपने फैसले पर कायम रहते हैं या फिर फैसले को रोल बैक करेंगे। गुजरात के जहां कुछ जिलों में बारिश जो है वो कम जरूर हुई है, लेकिन सौराष्ट्र कच्छ में तेज हवाओं के साथ आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ, तूफान को लेकर के क्या अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और कच्छ में सौराष्ट्र में क्या हालात हैं, बारिश को लेकर के क्या अपडेट हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। समुद्र के इस रौद्र रूप को देखिए। अरब सागर से आया आसना तूफान बहुत डरावना है। बाढ़ के प्रकोप से गुजरात पहले ही कराह रहा है, अब इस आसना तूफान ने और बुरा हाल कर दिया है। आप ये तस्वीर देखेंगे, बस्ती पूरी तरह से पानी में लबालब भरी हुई है, पूरी तरह से बस्ती जो है जलमग्न है। आप देखिए पानी का प्रवाह कितना तेज है। सिर्फ उतना ही नहीं, सामने की तरफ अगर मैं अपने विजय संकेत से कहूँ तो दिखाए, रामनाथ टेम्पल है, सबसे प्रख्यात रामनाथ महादेव का जो टेम्पल है वो टेम्पल पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। अरब सागर से आसना तूफान आया है, तेज रफ्तार हवाओं के साथ भारी बारिश भी साथ लाया है। समुद्र किनारे आप देखेंगे कि कैसे लहरें बहुत तेज हो गई हैं और चक्रवाती तूफान का असर इन इलाकों में सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। बीच के इस इलाके को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है। यहाँ आसपास के इलाके में लोगों को ये साफ हिदायत दी गई है कि वो बीच के पास ना आए, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। जब बारिश से आई बाढ़ पहले से ही इतनी तबाही वाली है, उस पर चक्रवात के चलते आया तूफान कितना खौफनाक है, इसे देख लीजिए। आप देखिए, एक तरफ हवाएं तेज चल रही हैं, कम से कम 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दूसरी तरफ बारिश शुरू हो चुकी है और तीसरी तरफ आप लोगों की समस्याएं देखिए। ये मांडवी का वो इलाका है जहां पर तकरीबन 400 से 500 लोग रहते हैं या इससे कहीं ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये तस्वीरें देखिए और अगर बारिश होती है, अब यहाँ पर ये सारी कहानी तस्वीरें बयां कर रही है। ये पूरा इलाका जो है वो इसी तरीके से जलमग्न है। आगे जाकर जैसा कि यहाँ पर स्थानीय लोग बता रहे हैं कि गले तक पानी भर चुका है। गुजरात के कांडला बंदरगाह पर चक्रवात का असर कैसा नजर आया, इसे देख लीजिए। समंदर में उठती तूफानी लहरों के बीच देखिए कैसे हिचकोले खाता नजर आया ये जहाज। गुजरात के कच्छ में कोहराम मचा है, पोरबंदर पानी पानी हुआ है। पोरबंदर शहर के कुम्भारवाड़ा की तस्वीर देखिए, कमर के ऊपर तक घरों में पानी भरा हुआ है। मेरे पीछे आपको ये खोडियार माता का मंदिर नजर आ रहा होगा जो पूरी तरह से जलमग्न है। सिर्फ मंदिर नहीं, आप आसपास के रिहायशी इलाके देखेंगे पूरी तरह से जलमग्न है। यहाँ पर जो सभी मकाने हैं वो करीब, मकानों के जो ग्राउंड फ्लोर है वो करीब इससे छाती तक का पानी जो है सभी मकानों में ग्राउंड फ्लोर तक भरा हुआ है। पोरबंदर में समुद्री चक्रवात का कहर चरम पर है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के चलते बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। घरों और बाजार में पानी घुस गया है। शहर की सड़कों पर सैलाब में सामान